नमस्कार दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी का नवा लेक्चर है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं 70 बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए आप लोग। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए, कोपेन ने भारतीय जलवायु प्रदेशों को 9 भागों में बांटा जो निम्नलिखित है। तो पहला देख लीजिए, दूसरा और तीसरा, इसी प्रकार से 9 भागों में बांटा गया है। तो लघुकालीन शीतकालीन ऋतु, लघुकालीन शीत ऋतुओं सहित मानसून जलवायु, तो AWM प्रकार की है। तो आपको ये याद रखना है। अभी जो 1 साल पहले 69 बीपीएससी हुआ है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछा हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसी जलवायु मुंबई के दक्षिण में पश्चिम तटीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून से ग्रीष्म ऋतु में 250 और 300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। इन जलवायु प्रदेश में शामिल क्षेत्र था मालाबार एवं कोकण तट। मालाबार आप जानते हैं, इंडिया के मैप हो गया, ये मालाबार क्षेत्र है। और कोकण तट इसी में आ जाता है ये, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। जो गोवा से लेकर के गोवा के दक्षिण तथा पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल उत्तर पूर्वी भारत एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तक विस्तृत है। इसी प्रकार से जैसे AWM है, इसी प्रकार से अगर आप बिहार का है तो बिहार का अलग है, ये बांटा गया है। बिहार को यूपी का अलग बांटा गया है, तो हर स्टेट का अलग बांटा गया है। तो उसको भी एक लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको अलग अलग स्टेट को भी इस मतलब जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश जो AW प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश जो AW प्रकार में बांटा गया है। यह जलवायु कोरोमंडल एवं मालाबार तटीय क्षेत्रों के अलावा प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। इस जलवायु क्षेत्र की ऊपरी सीमा लगभग कर्क रेखा से मिलती है, अर्थात यह जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है। सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार के प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है तथा शीतकाल और सूखा रहता है। तीसरा देख लीजिए, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, आर्द्र शीत ऋतु सहित मानसूनी जलवायु AS प्रकार की। तो AS प्रकार की आप देख लीजिए। तो आप तीनों दो को आप देख लिए, AMW, AW और AS। यह वह प्रदेश है जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। AW में यह वह प्रदेश है जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु सूखा रहता है। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून लौटते हुए मानसून, दोस्तों जो लौटती हुई मानसून है, वही मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। वर्षा ऋतु की मात्रा शीतकाल में लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। जो अंतर्गत तटीय जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों में होते हैं। मान लीजिए इंडिया के मैप है दोस्तों, तो इस क्षेत्र में वर्षा हो जाती है दोस्तों। लौटती हुई मानसून, जैसे मानसून यहाँ से गई, ऐसे गई, फिर यहाँ से लौटी मानसून दोस्तों, ऐसे लौटी, ये लौटती हुई मानसून है दोस्तों, ये वर्षा करा देती है वहाँ शीत ऋतु में। तो इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कुछ राज्य इसमें पड़ जाते हैं जो पूर्वी। तो देख लिया आप लोग। आते हैं चौथा, शुष्क आर्द्र स्टेपी जलवायु, ये BSHW प्रकार की है। ये कौन है? BSHW प्रकार की है। यह वर्षा ग्रीष्मकाल में 30 से 60 सेंटीमीटर होती है तथा शीत ऋतु में वर्षा का अभाव रहता है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिम गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश शामिल हैं। अब पाँचवा देख लीजिए, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW। तो इसको देख लीजिए। यह वर्षा
काफ़ी कम होती है यहाँ, 30 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम तथा तापमान अधिक रहता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति कम या नगण्य पाई जाती है। यह कांटेदार, जैसे राजस्थान में आप देखिएगा कि नागफनी वगैरह, बबूल का पेड़, तब उस मरुस्थलीय जलवायु BWHW में यही इसी प्रकार से उगता है। मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जैसे उत्तरी गुजरात एवं हरियाणा के दक्षिणी भूभाग शामिल है। छठा देख लीजिए, इसमें कि सूक्ष्म शीत ऋतु व मानसूनी जलवायु CWG प्रकार की। तो इस प्रकार की जलवायु गंगा के अधिकांश मैदानी इलाकों और उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान, असम और मालवा के पठारी भागों में पाया जाता है। गर्मी में तापमान 40 डिग्री यहाँ रहता है तथा बढ़ जाता है। शीतकाल में यहाँ तापमान 27 डिग्री सी तक रहता है। इन जलवायु प्रदेशों में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म काल में होती है और शीतकाल शुष्क रहता है। और 7वां नंबर देख लीजिए, लघु ग्रीष्मकाल युक्त आर्द्र जलवायु DFC प्रकार की। इस प्रकार की जलवायु आपको सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल के पूर्वी भागों में के हिस्सों में पाई जाती है। शीतकाल और ठंडा आर्द्र एवं लंबी अवधि का होता है और शीतकाल में तापमान 10 डिग्री तक रहता है। शीतकाल में तापमान 10 डिग्री तक रहता है। अब टुड्डा तुल्य जलवायु ET प्रकार की, टुड्डा तुल्य जलवायु ET प्रकार की। तो यहाँ तापमान साल भर 10 डिग्री से कम रहता है। तापमान कितना रहता है? टुंड्रा तुल्य जलवायु ET प्रकार की जलवायु में कितना रहता है? 10 डिग्री रहता है। शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के 3000 मीटर से 5000 मीटर वाले क्षेत्र में यह शामिल होता है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश इस सब में तापमान बहुत कम होता है। ध्रुवीय तुल्य जलवायु ई प्रकार की, ध्रुवीय तुल्य जलवायु ई प्रकार की, यह नामा और आखिरी है। तो देखिए यहाँ तापमान साल भर 0 डिग्री रहता है दोस्तों। यहाँ तापमान कितना रहता है? तो 0 डिग्री रहता है। क्या कि हिमाच्छिद प्रदेश होता है यहाँ पे बर्फ़ रहता है सालों भर। स्वाभाविक है यहाँ 0 डिग्री रहेगा। जहाँ बर्फ़ जमा रहता है तो तापमान 0 डिग्री रहेगा। इसके अंतर्गत हिमालय के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में, जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में यह शामिल होता है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत, भारतीय मानसून के उत्पत्ति के सिद्धांत देख लीजिए। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में 4 सिद्धांत प्रमुख है जो निम्नलिखित है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। तो पहला में क्या है? भारतीय मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत, विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत दूसरा, तीसरा जेट स्ट्रीम सिद्धांत और चौथा एलिनीनो सिद्धांत और लानिनो। तो देख लीजिए भारतीय मानसून की उत्पत्ति के तापीय सिद्धांत पहला। इस सिद्धांत के अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण तापीय है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं। हाँ जी दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की गोलार्ध उत्तरी क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है, जिसे यहाँ की बृहद निम्न दाब LP, बृहद निम्न दाब LP का निर्माण होता है। इस निम्न दाब के कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अनुपस्थित हो जाती हैं, जो कि 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों को भी साल भर चलती हैं। तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है। तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है। इस कारण दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में आ जाती हैं। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में आने वाली पवनें अपनी दाहिनी ओर राइट हैंड साइड, सही बात है, याद रखिएगा। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में आने वाली पवनें अपनी दाहिनी ओर राइट हैंड साइड अर्थात उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं तथा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभावित होने लगती हैं। चूँकि ये पवन लंबी समुद्री यात्रा करके आ रही होती हैं, अतः जलवाष्प युक्त होती हैं।
तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून पवन भारतीय उपमहाद्वीप में 2 भागों में बंटकर वर्षा ऋतु लाती हैं। प्रथम अरल सागर शाखा से के ढाल तथा द्वितीय बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा होती है। इसके कारण आप देख लीजिए कि कैसे कैसे वर्षा होती है, कैसे कैसे निम्न दाब की पेटी ये। तो देखिए बंगाल की खाड़ी की शाखा दोस्तों ये हो गया बंगाल खाड़ीय शाखा, आप देख रहे होंगे। देखिए बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर पश्चिम भारत के निम्न दाब क्षेत्र की ओर अभिसरित होती है और पूर्व से पश्चिम की ओर जलवाष्प की कमी के साथ वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो आप मैप में आप देख सकते हैं, मैप बड़ा है तो छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा, देख लीजिए। देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति ग्रीष्म या वर्षा ऋतु में। देख रहे हैं उच्च दाब की पेटी ये हो गया, अरल सागर की शाखा ये हो गई, और निम्न दाब की पेटी तापमान उच्च होगा इसमें। तो देखिए विषुवत रेखा ये हो गया, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश हो गया। उच्च दाब की पेटी हो गई, उच्च दाब की पेटी यहाँ से हवा चलती है दोस्तों, तो यहाँ पे चलती है, यहाँ से चलती है तो उच्च दाब, फिर यहाँ पहुँची, फिर अरल सागर में होते हुए यहाँ से निकल जाती हैं। एक हवा जो होती है दोस्तों यहीं से चलती हैं, देख लीजिए आप, यहीं से चलते लेकिन यहाँ जाके कट जाती हैं, यहाँ से कट जाएगी दोस्तों, ऐसे ये बंगाल खाड़ीय की शाखा हो जाएगी। देखिए ऐसे कट के फिर यहीं आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाती है, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। तो देख लीजिए आप लोग, छोटा कर दे रहा हूँ कि आप लोगों को दिख पाए। तो देख रहे उच्च दाब की पेटी होगा 30 डिग्री अक्षांश और 35 डिग्री अक्षांश। देखिए दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें यही हैं। देखिए विषुवत रेखा ये हो गया दोस्तों विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश हो गया। तो यहाँ से उच्च दाब की पेटी चलती है, उच्च दाब हाई प्रेशर यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाते हैं दोस्तों, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। एक अरब सागरीय शाखा हो जाती है, वो बंगाल खाड़ीय शाखा हो जाती है। देख रहे हैं एक इधर चली जा रही है, एक इधर चली जा रही है, फिर ऐसी करके इधर से यहाँ से मुड़ जाती है। तो देख लिए आप लोग, देख लिए होंगे आप लोग। देख लिए व्यापारिक पवनें 5 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली पवनें जो 35 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश उच्च दाब में 0 डिग्री अक्षांश निम्न दाब के चलती है। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसे भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक ठंडा होने के कारण उच्च दाब हाई प्रेशर क्षेत्र का निर्माण एवं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब लो प्रेशर क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। कम ठंडा होने के कारण होता है। इस कारण मानसूनी पवनें विपरीत दिशा में बहने लगती है दोस्तों। क्या होती है मानसूनी पवनें? विपरीत दिशा में बहने लगती हैं। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पुनः चलने लगती है। यह पूर्वी मानसून लेकर आती है तथा बंगाल की खाड़ी में जलवाष्प ग्रहण कर तमिलनाडु के तट पर वर्षा करा देती है। देख लीजिए आप, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। तो यही होती है, देखो उच्च दाब की पेटी हाई प्रेशर है, यहाँ दाब हाई प्रेशर है, यहाँ से चली, यहाँ से उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ से चलती है दोस्तों, यहाँ तमिलनाडु, तो यहाँ से पानी लिया, यहाँ से यहाँ पे आके वर्षा करा देती है। यहाँ निम्न दाब की पेटी हो जाती है। यहाँ पे ये विषुवत रेखा हो गया, 0 डिग्री अक्षांश हो गया दोस्तों। ये मकर रेखा हो गया, आपको देख लीजिए, ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश साउथ। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हो गया। तो उच्च दाब की पेटी देख रही है, यहाँ से चलती है पवनें, यहाँ से आएगी और तमिलनाडु के तट पे वर्षा करा देती है। उत्तर पूर्वी मानसून होती है, यहाँ उत्तर पूर्वी मानसून ही होती हैं। तो देख लिए आप लोग, बड़ा करके भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से देख पाए। देख लीजिए आप लोग कैसे चलती है ये, और यहाँ पे तमिलनाडु के तट पे ये वर्षा करा देती है। देखिए निम्न दाब लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में रहती है, लेकिन यहाँ पे जाके उच्च दाब हो जाती है। देखिए शीत ऋतु में भारतीय मानसून की स्थिति, तो उत्तर पूर्वी मानसून पवनें लौटता मानसून होता है दोस्तों। उत्तर पूर्वी क्या होती है? लौटती हुई मानसून होती है दोस्तों। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे मानसून देखिए, भारत में जब मानसून आती है सबसे पहले केरल में आती है, केरल यहाँ से मानसून आती है दोस्तों, फिर ऐसे चलती हुई यहाँ कश्मीर, फिर इधर से लौटती हुई दोस्तों मानसून यहाँ बंगाल, झारखंड, इधर
आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ऐसी होती हुई फिर निकल जाती है, आती है। इसलिए तो आप देखिएगा शीत ऋतु में आप देखिएगा कि इस क्षेत्रों में वर्षा करा दिया जाता है। इंडिया के मैप हो गया मान लीजिए, तो इस क्षेत्रों में वर्षा करा दिया है, इस क्षेत्रों में वर्षा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये लौटती हुई मानसून के कारण होता है। विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत या प्रति विषुवतीय पछुआ पवन का सिद्धांत देख लीजिए। इस सिद्धांत के प्रतिपादन फ्लोन के द्वारा किया गया था। इसके अनुसार विषुवतीय पछुआ पवन ही दक्षिण पश्चिम मानसून हवा है। इसकी उत्पत्ति अंततः उष्ण अभिसरण के कारण होती है। फ्लोन ने मानसून की उत्पत्ति हेतु तापीय प्रभाव को प्रमुख माना था। फ्लोन ने मानसून की उत्पत्ति हेतु तापीय प्रभाव को प्रमुख माना और ग्रीष्मकाल में तापीय विषुवत रेखा के उत्तरी खिसकाव के कारण अंततः उष्मीय अभिसरण ITCZ क्या था? ITCZ विषुवत रेखा के उत्तर में होता है। और विषुवतीय पछुआ पवन ने अपनी दिशा संशोधित कर भारतीय उपमहाद्वीप पर बने, वो अपनी दिशा संशोधित कर भारतीय बने दाब की ओर प्रभावित होने लगती है। यह प्रक्रिया ही दक्षिण पश्चिम मानसून को जन्म देती है, जो अभी आप मैप में देखिएगा आगे चल के। शीत ऋतु में सूर्य की दक्षिणायन होने पर निम्न दाब उच्च दाब क्षेत्र में बदल जाता है तथा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पुनः गतिशील हो जाती हैं, जो आप देख लीजिए आगे चल के। देखिए लो प्रेशर यहाँ होती है, मतलब निम्न दाब की पेटी है, यहाँ तापीय विषुवत रेखा हो जाता है। देख रहे हैं आप, मैं छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा कि आप लोगों को दिखे अच्छा से। देख लीजिए दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवनें हो गई है, ये विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री अक्षांश ये हो गया। और विषुवत पछुआ पवन जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, और ये हो गया उच्च दाब की पेटी, ये हो गया उच्च दाब की पेटी। देखिए यहाँ से दक्षिण पश्चिम आदि पवनें जो चलती है फिर यहाँ जाके ये राइट मुड़ जाती है, जो उच्च दाब की पेटी होती है, जो बंगाल के खाड़ी की तरफ जाती है। फिर यहाँ से देख रहा है ऐसे ऐसे चलती हुई फिर ऐसे विषुवत तापीय रेखा, फिर ऐसे चलती हुई है यहाँ तक पहुँचती है। कुछ पवनें इधर से भी आती है, जो आप देखिएगा, जो यहाँ मिलती है फिर इधर चलती है, कुछ पवनें इधर से चलती हैं, देख रहे हैं। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन एस्ट द्वारा किया गया था। भारतीय मानसून की उत्पत्ति जेट स्ट्रीम सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? तो एस्ट द्वारा किया गया था। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल 9 से 10 किलोमीटर के बीच अति तीव्र गामी वायु प्रवाह प्रणाली होती है। अति तीव्र गामी वायु प्रवाह प्रणाली होती है। इसके मध्य भाग में इसकी गति अधिकतम 340 मीटर प्रति घंटा होती है। यह हवाएं पृथ्वी के ऊपर एक आवरण का कार्य करती है, जो निम्न वायुदाब के मौसम को प्रभावित करती हैं। भारत में आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है, जो 8 डिग्री उत्तरी से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य चलती हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून का संबंध उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम से है। यह 20 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य चलती हैं। उपोष्ण पश्चिमी पछुआ जेट स्ट्रीम द्वारा उत्तरी पूर्वी मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? शीत ऋतु में उपोष्ण और पश्चिमी जेट स्ट्रीम संपूर्ण पश्चिमी तथा मध्य एशिया के पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है। तिब्बत का पठार इसके मार्ग में अवरोध का कारण बनता है। इसे 2 भागों में बांट देता है। एक शाखा तिब्बत के पठार से उत्तर से समांतर बहने लगती है तथा दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूरब की ओर बहने लगती है। दक्षिण शाखा की ओर जो देख लीजिए आप, यहाँ से देखिए उच्च दाब हो गया, वहाँ हाई प्रेशर जोन हो गया, पछुआ जेट स्ट्रीम हो गई, देख रहा है। ये आपको हो गया विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश हो गया, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनी हो गया, देखिए बह रही है। ये क्या है? लो प्रेशर बेल्ट हो गया। ये देख रही है उच्च दाब की पेटी से चलना करती है, मतलब हाई प्रेशर जोन से चलना शुरू करती है। देख रही है ऐसे पवनें शुरू हो गई चलना, ऐसे चलते चलते
यहाँ से मुड़ती है, फिर उत्तरी पूर्वी मानसून होती है, देख रहे हैं, ऐसे चलते चलते यहाँ आती है, यहाँ निम्न दाब की पेटी तक। तो ये कहाँ आ जाती है? विषुवत रेखा तक लगभग के आसपास आ जाता है। देखिए, दक्षिण शाखा के माध्यम से फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होती है। इसका दाब स्तर 200 से लेकर 300 मिली बार होता है। कितना? 200 से लेकर 300 मिली बार होता है। पश्चिमी विक्षोभ जो भारत में शीत ऋतु में आता है, इसी जेट पवन द्वारा लाया जाता है। रात के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने की का सूचक है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम ठंडी हवा का स्तंभ होता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो होता है वह क्या होता है? ठंडी हवा का स्तंभ होता है, जो सतह पर हवाओं को धकेलता है। इससे सतह पर उच्च दाब का निर्माण होता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में ये हवाएं बंगाल की खाड़ी तुलनात्मक रूप से अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब की क्षेत्र प्रभावित होती हैं। इन हवाओं के द्वारा ही शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश एवं बिहार में शीत लहर चलती है। बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद ये हवाएं अपने दाहिनी ओर राइट हैंड साइड मुड़ जाती हैं, मानसून का रूप धारण कर लेती है। जब ये पवन तमिलनाडु के तट पर पहुंचती है तो बंगाल की खाड़ी से ग्रहण किए हुए जल वाष्प यह तमिलनाडु तट पर वर्षा करा देती है। दोस्तों ये हो गया तमिलनाडु का तट। जो बंगाल के खाड़ी से जो दोस्तों ये पानी लेता है ना, ये जो यहाँ से जो पानी उठाई तो यहाँ पे आके क्या कर देता है दोस्तों? ये वर्षा करा देता है तमिलनाडु के तट पे। यहाँ से पानी उठाया, ये देख रहे हैं बंगाल के, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, यहाँ से पानी उठाती है और यहाँ पे वर्षा करा देती हैं। उस पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? गर्मी के पश्चिम जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं बहती है। इसका खिसकाव तिब्बत के पठार की ओर हो जाता है। इस समय भारत के ऊपरी वायुमंडल में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है और उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति के कारण मध्य एशिया एवं तिब्बत के पठारी भागों में अत्यधिक गर्म होना माना जाता है। तिब्बत के पठार में गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवाओं को क्षोभ मंडल के मध्य में घड़ी की सुई की दिशा में चक्रीय परिसंचरण प्रभाव करती हैं। यह ऊपर उठती हुई हवा क्षोभ सीमा के पास दो अलग अलग धाराओं में बंट जाती हैं, जिसे एक विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी जेट स्ट्रीम रूप में चलती है और दूसरी ध्रुव की ओर पश्चिमी जेट स्ट्रीम के रूप में चलती हैं। पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत के ऊपरी वायुमंडल और पश्चिमी दिशा में बहती हुई अरब सागर में नीचे बैठने लगती है। इससे वहाँ बृहद उच्च दाब का निर्माण होता है। इसके विपरीत भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर जब ये गर्म जेट स्ट्रीम चलती हैं तो सतह की हवा को ऊपर की ओर खींच लेती है तथा वहाँ बृहद निम्न दाब का निर्माण होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, देख लीजिए उच्च दाब हाई प्रेशर बेल्ट ये हो गया, आपको अरब सागर ये हो गया और बंगाल की खाड़ी शाखा ये हो जाती है। यहाँ पे कौन जगह देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून पवन यहाँ बंगाल की खाड़ी शाखा हो गई और उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। यहाँ क्या लो प्रेशर बेल्ट हो गया दोस्तों, मतलब निम्न दाब की पेटी हो गई। तो देख लीजिए यहाँ से जो जब हाई प्रेशर बेल्ट से जब हवा चलती है, पवन चलती है तो इस तरीके से चलती है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ती हैं, फिर यहाँ पे मुड़ जाती हैं। अरब सागर ये भी शाखाएँ चलती हैं, हवा लेके यहाँ से भी चलती है। किधर की ओर चलती है? ये लो प्रेशर बेल्ट की चलती है। ये भी ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है आखिरी में। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम है ये, मान लीजिए हो गया जो देख रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।